नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज के हाल फिलहाल में हम चर्चा करेंगे आपातकाल की 46वीं बरसी के बारे में और उसी की पृष्ठभूमि में हुए उत्तर प्रदेश के जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव के बारे में, और अंत में उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नाम भेंट चढ़ गई एक महिला उद्यमी वंदना मिश्र के बारे में, उनकी दुखद मौत के बारे में। उनकी उम्र सिर्फ 50 साल थी। तो सबसे पहले हम आपातकाल की चर्चा करते हैं। 25-26 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं पे ताला लग गया था। इस तरह से देखें एक तरह से तो जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है उस पर 21 महीनों तक का आपातकाल का ग्रहण लग गया था। बाद में 1977 में जब चुनाव हुए, इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हारी, उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हारे। कांग्रेस का उत्तर भारत में एक तरह से सफाया सा हो गया। उसके बाद से ही 1977 के बाद से देखें तो हर साल 25-26 जून के आसपास आपातकाल की बरसी मनाई जाती है। तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता जो आपातकाल के दौरान जेल गए, संघर्ष में शामिल रहे, भूमिगत रहे, उनके अलावे वो लोग भी जिनका उस आपातकाल के दौरान कहीं अता पता भी नहीं था और जिन्होंने उस समय की सत्ता के सामने घुटने भी टेक दिए थे, वो लोग भी आपातकाल के काले दिनों की याद करते हैं। इसी बहाने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर लानत मलामत भेजते हैं, उन्हें कोसते हैं और लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत रखने की कस्में भी खाते हैं। 2 दिन पहले भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी ने, नितिन गडकरी ने, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने भी आपातकाल के काले दिनों को याद करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय था जब संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया गया था। आज की जरूरत है संविधान के हिसाब से लोकतंत्र को मजबूत करने की। इस तरह की कस्में खाई गई, ट्विटर पे ट्वीट किए गए, तमाम बातें कही गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या वाकई आपातकाल के बाद इस देश में लोकतंत्र की स्थापनाएं मजबूत हुई, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास किए गए? ये लंबा विवाद का विषय है, इस पर हम कभी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो सही मायने में आपातकाल एक मानसिकता थी, एक मनोवृत्ति थी, जिसे इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए लागू किया था। लेकिन वही मानसिकता, वही मनोवृत्ति, वही प्रवृत्ति तमाम राजनीतिक दलों के तमाम शिखर नेताओं में देखने को मिलती है। आप शुरू से ही देख लीजिए, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पहली केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, गृह मंत्री थे चरण सिंह जी, और उसमें जनसंघ, संगठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग, भारतीय लोकदल, ये सारे लोग शामिल थे। लेकिन उस सरकार ने लोकतंत्र को कितना मजबूत किया, ये शुरू में ही उसका आचरण देखने को मिल गया। सरकार बनते ही कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों की चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को जनता पार्टी की सरकार ने बर्खास्त कर दिया। यही मामला नहीं रुका। इसके बाद मीसा से त्रस्त लोगों ने, जो आपातकाल की कोख से निकले हुए लोग थे, उन लोगों ने मिनी मिसा लागू करने की वकालत की, मिनी मिसा का कानून बनाने की वकालत। उसके बाद भी मतलब लगातार ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, टाडा, पोटा, यूएपीए, एनएसए, मतलब तमाम ऐसे कानून बनाए गए जो न सिर्फ मानवाधिकारों, नागरिक अधिकारों, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारी कुठाराघात करते थे। ये हुआ और हम कस्में भी खाते रहे कि साहब हम लोकतंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस पर कभी चर्चा हम लोग करेंगे, आपातकाल के बारे में, आपातकाल के जुड़े अनुभवों के बारे में, क्योंकि उस समय आपातकाल के दौरान हम भी जेल में थे, हमारे पिताजी भी जेल में थे, हम दोनों पिता पुत्र एक साथ एक ही जेल में थे। ये सब लंबी बातें हैं, कभी फुर्सत मिलेगी तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं चर्चा उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं, अध्यक्षों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में। एक तरफ तो हम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री लोकतंत्र को मजबूत करने की कस्में खा रहे थे, और उसी दिन मतलब वही 25-26 जून की बात कर रहा हूँ मैं, गोरखपुर में जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन करने गए विपक्ष के उम्मीदवार और उनके समर्थकों को मारपीट करके बाहर भगा दिया गया। उसी दिन या उसके 1-2 दिन पहले की बात होगी, बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया गया।
बनारस की बात इसी तरह से आई है। मऊ जिले में उनका समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नामांकन करने नहीं पहुंच पाया। तमाम तरह की बातें हुई। मतलब आप समझ सकते हैं कि छीना झपटी नामांकन पत्रों की, उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त, उम्मीदवारों का अपहरण, उनको नामांकन केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया गया, ये सारी ताल तिक्रम जो है इस सरकार ने हमारे किया। वो लोग लोकतंत्र को मजबूत करने की कसम उठा रहे थे, उन्होंने किया। अब बागपत में जो राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार थी ममता, वो रातों रात, मतलब अगली सुबह रात में सोई तो राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार थी और सुबह उठते ही वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हो गई। मतलब गजब गजब के खेल हुए और ये सब लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर ही हुआ। आपको बताऊं मैं कि अभी 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए। जिला पंचायत के सदस्य चुने गए, ग्राम प्रधान भी चुने गए, सरपंच भी चुने गए। वो चुनाव सीधे जनता के द्वारा किए गए और पहली बार हुआ कि राजनीतिक दलों ने अपना नाम दे करके अपने उम्मीदवार खड़े किए। उस चुनाव के जो नतीजे आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं थे, मनोनुकूल नहीं थे। 75 जिलों की तकरीबन 3000 से कुछ अधिक जिला पंचायतों के चुनाव में सबसे अधिक तकरीबन 1000 के आसपास से उससे थोड़ा कम निर्दलीय उम्मीदवार जीते। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तकरीबन बराबर सीटों पे ही जीते। उसके बाद बसपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें मिली थी। इन चुनावी नतीजों को लेकर के प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उसकी बड़ी भद पिटी। और भद सिर्फ मीडिया में नहीं पिटी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और उसको संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरबार में भी बड़ी शिकायतें हुई कि साहब ये जो नतीजे आए हैं वो बड़े खतरनाक संकेत देते हैं और अगर यही रहा तो 7-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। हम आपको ये भी बता दें कि जो पंचायत के चुनाव थे, व्यावहारिक तरह से देखें तो उस समय नहीं कराए जाने चाहिए, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में कोरोना का कहर जो है चरम पर था। लोग दवाओं के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे थे। स्मशान घाटों पे कतारें लग रही थी, शवों को जलाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। उस समय चुनाव कराए गए और उस चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल लोग थे, शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे, सैकड़ों की तादाद में उनका निधन हुआ, उनकी अकाल मौत हो गई। लेकिन चुनाव कराए गए, फिर भी चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आने से काफ़ी किरकिरी हुई थी। उसके बाद से ही रणनीति तैयार होनी शुरू हुई कि अब कुछ सकारात्मक संकेत भी दिए जाने जरूरी है और उसी को लेकर के जो रणनीति बनी उसमें उम्मीदवारों को ही खरीद लो। पहले होता क्या था कि जब चुनाव होते थे तो जिला पंचायत के जो चुन करके आए थे सदस्य, वो लोग मिल करके जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते थे, तो उनकी बड़ी पूछ बढ़ जाती थी राजनीतिक दलों के और उम्मीदवारों के बीच में। उनकी काफ़ी खुशामद होती थी, पैसे से, रुपए से, हर तरह से खरीदे जाते थे, मतदाता खरीदे जाते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रणनीतिकारों ने सत्ता, सरकार और संगठन के सहयोग से उम्मीदवारों को ही खरीद लेने की योजना बना ली। उम्मीदवारों को डराया गया, धमकाया गया, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए, उनको नामांकन केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया गया, मुंहमांगी कीमत दे करके पाला बदलवा लिया गया। मतलब यह हालत ये हो गई कि जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के 1 या 2 ही जिला पंचायत के सदस्य जीते थे, वहां पर भी उसके उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। 16 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ, लिहाजा 1-2 दिन में उनकी घोषणा हो जाएगी, निर्विरोध चुनाव की उनकी घोषणा हो जाएगी। बाकी जिलों में चुनाव होगा तो भी इसी तरह से होगा। समाजवादी पार्टी इसमें काफ़ी आग बबूला हुई, उसको लगता था कि काफ़ी उसके जिला पंचायत सदस्य जीत के आए हैं तो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी उसके बहुत सारे जीत के आएंगे, लेकिन उसके तो उम्मीदवार भी नामांकन नहीं कर पाए। कहीं खरीद लिए गए, कहीं धमका दिए गए, कहीं पहुंच नहीं पाए, जो भी हो बातें हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने अपने इसके लिए अपनी जिला इकाइयों को, संबद्ध जिला इकाइयों को जिम्मेदार ठहराते हुए 11 जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया। अब देखने की बात यह भी है कि जो जिला पंचायतों के चुनाव या पंचायतों के चुनाव, ये जो परिपाटी थी खरीद फरोख्त की या सरकार के सहयोग से चुनाव जीतने की, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की? थोड़ा अगर हम पीछे जाकर के देखें तो 1995 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की
मिलीजुली सरकार थी, मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उसी समय ये हुआ कि अधिक से अधिक जिला पंचायतों पर कब्जा जमाने के इरादे से एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहिए, और उसके चलते जो हुआ उसके विस्तार में नहीं जाकर के हम इतना ही बताएंगे कि वह भी एक बड़ा कारण था जिसके चलते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक गठबंधन टूट गया था। मुलायम सिंह जी सत्ता से बेदखल हो गए थे और मायावती जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी थी राज्य की। तो अब इस बार जब हुआ, उस समय तो उम्मीद जो मतदाता थे उनकी खरीद फरोख्त की बात हुई थी, मतदाताओं के अपहरण हुए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा और आगे बढ़ करके लोकतंत्र को थोड़ा और मजबूत करने के इरादे से उम्मीदवारों को ही खरीद लिया, उम्मीदवारों के को नामांकन ही नहीं करने दिया। लोकतंत्र मजबूत हो रहा होगा, देख रहे होंगे आप। चलिए, और अंत में जो हमारी चर्चा का विषय है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने गांव गए। कानपुर में उनका गांव है। गांव के लोग बहुत उत्साहित मन से, कानपुर शहर के लोग बहुत उत्साहित मन से उनका स्वागत किया कोविंद जी का। आपको यह भी बता दें कि अगले साल भी राष्ट्रपति का फिर से चुनाव होने वाला है। कोविंद जी दोबारा उम्मीदवार बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भविष्य की बात हो सकती है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी जब अपने कानपुर शहर में गए तो प्रोटोकॉल जो होता है राष्ट्रपति का, यानी वीवीआईपी का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उसके तहत सड़कें बंद कर दी जाती हैं, सड़कों से यातायात ठप कर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन उसी समय एक एम्बुलेंस में एक महिला उद्यमी वंदना मिश्र जी, जिनका नाम है, 50 साल की उनकी उम्र थी, बीमार थी, इलाज करने के लिए जा रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है संचालन करने वालों के सामने वीवीआईपी प्रोटोकॉल था। नतीजा क्या हुआ, वंदना मिश्र ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो कहा गया कि ये तो पहले ही मर चुकी है। इसलिए इस पर भी एक बार विचार करने की ज़रूरत है। हमको वीवीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में भी एक बार कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 4 साल पहले इसी जून महीने की 17 तारीख को उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, बेंगलुरु गए हुए थे। वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा हुआ था, लेकिन एक सड़क पे जब एम्बुलेंस गाड़ी जा रही थी उसको रुके हुए देखा। उस समय के वहाँ के इंस्पेक्टर, कोई निजलिंगप्पा नाम के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता बनाया और मरीज की जान बच गई। तो क्या हमारे वीवीआईपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य लोग जिनको ये सुविधाएं मिली हुई है, क्या एक बार बैठ करके इस पर विचार करेंगे कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पे कम से कम एम्बुलेंस की गाड़ियों को न रोका जाए, या इस तरह के जो इमरजेंसी केसेज हैं उनके लिए सेफ पैसेज बनाया जाए। हम कब सोचेंगे, कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी। हाल फिलहाल में आज बस इतना ही। आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर आप पसंद भी करते हैं तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे हम किसी और एपिसोड के साथ, किसी और ज्वलंत मुद्दे और विषय के साथ। धन्यवाद।